टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल, पार्शियल कंडीशनल नहीं, टोटल। तो गुलामी के एक्सेप्टेंस में गुलामी से मुक्त होने की चाह के भी एक्सेप्टेंस है। अगर गुलामी है तो गुलामी से मुक्त होने की चाह भी होगी, उस चाह की भी एक्सेप्टेंस है, उस एक्सेप्टेंस से भी कुछ निकलेगा। और फिर एक मिस्ट्री और घटी भारत में, उसको भी ध्यान दें, वो बड़ी हैरान करने वाली है। ये जो हैपनिंग है, भारत ने तो इस पर इतना जोर दिया है कि बहुत सारे साधु संत आते चले जा रहे हैं, जो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं दुनिया बदल दूँगा, मैं देश बदल दूँगा। न बदला न कुछ बदला, उनका ही सब कार्य व्यापार बदल कर रह गया। कितने आश्रम बने, मिट गए, कितनी फिलॉसफीज बनी, ख़त्म हो गई, लोग आए चले गए। भारत ने हमेशा से ये उद्घोषणा करी कि सब घट रहा है, एक्सेप्ट करो, उसमें टोटलिटी है। तो फ्रीडम मूवमेंट की जो बात आप पूछ रहे हैं, उसमें बहुत ही सटीक उदाहरण है, उसको समझिए। कई लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कुछ लोग ठंडी लड़ाइयाँ, कुछ लोग बिल्कुल युद्ध जैसी लड़ाइयाँ। उन्हीं लड़ाइयों में से लड़ने वाला एक व्यक्ति था अरविंद, जिनको अब महर्षि अरविंद की तरह जानते हैं। उस समय अरविंद घोष, बंगाली। अब वो व्यक्ति फाइटर है, लड़ाकू है, बम बनाता है, कंस्पिरेसी, स्ट्रेटेजी, लड़ाई लड़ने वाला है, शांत बैठने वाला इंसान नहीं है। और बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। अचानक एक दिन उसके अंदर से कुछ बदलाव घटता है, और वो इतना स्पष्ट बदलाव है कि जिसको इनकार करना उसके लिए असंभव है। उसकी अंतरात्मा से एक स्पष्ट आवाज़ आती है कि अब तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म, तुम चलो, तुम्हें दूसरे काम के लिए जाना है। अब वो अगर छोटी मोटी स्पष्ट आवाज़ होती तो वो नहीं भी जाने वाले थे। और बहुत तार्किक व्यक्ति थे, रैशनल व्यक्ति थे। मूर्खों में से गणना उनकी नहीं होती थी कि अंधविश्वासी हैं, चल दिए। उनका लिटरेचर आज भी पढ़िए तो इतना रैशनल है। और उस समय तो बिल्कुल एथीस्ट, नास्तिक जैसे व्यक्ति थे, और वो चल देते हैं। उनको गाइडेंस मिल रहा है। फिर उनको आवाज़ आती है कि तुमको पौंडीचेरी जाना। कहते कैसे जाऊँगा? जाना है, रास्ते बनेंगे, खुलेंगे। अंग्रेज़ उनके पीछे पड़े पकड़ने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे बानक बनते चले जाते हैं कि वो पैसा ना होते हुए, पीछे उनके लोगों के लगे रहने के बावजूद वो निकल जाते हैं बंगाल से। अब उनके सामने प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट है, मैंने इसमें इतना अपना प्राण डाला, अपनी इतनी एनर्जी डाली, उसका क्या होगा? अब ये बिलीव इट आर नॉट वाली बातें, बिलीव इट आर नॉट की बातें हैं कि विश्वास करें या ना करें। अरविंद स्वयं अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं इस बात को कि उनके सामने भगवान कृष्ण अपीयर हुए। अब यूं कह लें कि उनकी मन की बड़ी ऊंची कल्पना रही होगी, हम उसको भी मान लें कि कल्पना भी रही होगी, लेकिन कल्पना से भी अगर वो बात वार्तालाप हुआ होगा तो वार्तालाप तो एज इट इज़ है, उसमें कोई कल्पना नहीं है। लेकिन उनकी बात को चलो हम जैसे उन्होंने कहा वैसे ही सुने। तो वो कहते हैं कि जब कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा काम और है, ये वाला चैप्टर तुम्हारा पूरा, तो उन्होंने प्रश्न किया कि ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन ये जो इतनी मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसका क्या होगा? और उस समय वो टॉप के लीडर्स में से थे। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम आज़ादी लेकर आओगे, वो आ चुकी है, आ चुकी है, वो बस सामने आने की देरी है। वो कहते हैं कौन फिर नेतृत्व करेगा, कौन करेगा नेतृत्व? वो कहते हैं चल चुका है एक आदमी,
गांधी नाम से, वो आएगा और वो लीड करेगा। तुम्हारा रोल अब दूसरा है, तुम दूसरा रोल करोगे। और सब घटनाक्रम वैसे होता है, जैसे वो उधर शिफ्ट होते हैं, गांधी की इमरजेंस होती है, मतलब उनका प्रादुर्भाव होता है, फिर सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फ्रीडम मूवमेंट एक अलग शक्ल लेता है। और जो इन बातों में यकीन करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इन बातों में यकीन किया जाए, लेकिन जो यकीन करते हैं वो कहते हैं कि उसी वजह से, अरविंद के उस प्रश्न की वजह से कि मैंने इतना किया है तो आज़ादी कैसे होगी, और कहते हैं तब भी उनसे यही कहा गया कि तुमने कुछ नहीं किया, ये सब हुआ, ऐसा ही होना था। तो एज ए गिफ्ट वो 15 अगस्त को तय हुई, अरविंद के जन्मदिन के दिन। 15 अगस्त अरविंद का बर्थडे होता था। तो कहते हैं बस केवल एक सिंबॉलिक एज ए गिफ्ट वो 15 अगस्त पे आ गई। और अरविंद जैसा व्यक्ति इतना खामोश हो गया, जो बम बनाने, गोलियां चलाने वाला व्यक्ति था, वो बिल्कुल खामोश अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ तो ऐसा जान लिया होगा उस व्यक्ति ने कि जो इससे कहीं ऊपर है, इससे कहीं आगे, तभी तो खामोश हो गया। हमें तो खामोश बैठना बड़ा मुश्किल है, हमारी एक दुकान मुश्किल में पड़ जाए, एक प्रोजेक्ट हमारा गड़बड़ हो जाए तो हम विचलित हुए रहते हैं। और जिस व्यक्ति ने इतना लाइफ का इन्वेस्टमेंट किया हो, वो बिल्कुल खामोश बैठ गया, क्योंकि उसने कुछ और जान लिया। तो कहने का टोटल एक्सेप्टेंस में तात्पर्य ये है कि सारे सिनेरियो, सारी सिचुएशन का एक्सेप्टेंस है, और ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा ये तो केवल कयास है। थोड़ा फिल्म को और रिवाइंड कर लेंगे तो कहानी दूसरी हो जाएगी। इतने ऋषि मुनि, इतने बुद्धाज थे, तो गुलामी हम क्यों हुए? अगर हम रिवाइंड करके और पीछे जाएं तो क्वेश्चन दूसरा खड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो अलग है कि फिर हम गुलाम रहते ही, तो क्वेश्चन है कि हम गुलाम हुए ही क्यों? घटनाक्रम है, चलता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव से, बदलाव से चीज़ें आगे जाती हैं। और भारत जैसे आध्यात्मिक देश में ये घटनाओं का घटना, मैं समझता हूँ एक स्पिरिचुअल ड्रामा है, कि जो कौम गुलामी देख लेती है वही कौम आज़ादी की कीमत भी समझ पाती है। या ऐसे हो सकता है फर्स्ट हैंड पे लोग ना दिखाई दें कि उनके अंदर कोई कीमत है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उसकी कीमत चली जाती है। तो वहाँ से फिर नए सिरे से नई क्रांतियाँ पैदा होती हैं, फिर नए सिरे से नए साधक, सीकर, मास्टर सब पैदा होते हैं, जो आज़ादी की नई कोई खुशबू लेकर आते हैं। उससे कंट्रास्ट भी देखना ज़रूरी होता है। तो भारत ने एक कंट्रास्ट देखा, फिर दूसरी चीज़ देखी। तो टोटल एक्सेप्टेंस में सारे कलर्स शामिल हैं। फाइट है तो फाइट भी आएगी, उसका भी इनकार नहीं है उसमें, क्योंकि वो शामिल है ना उसमें, उसको इनकार कैसे करेंगे। और बाकी पूरे सिनेरियो में है कि सब एक बिग ड्रामा की तरह हम उसको देख रहे हैं, ये चीज़ है।